औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू ऑनलाइन क्लासेस पावर्ड बाय सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां वाली। वेल स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 4.3 पर थे और इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है पिछले लेक्चर में हमने किया था, जिसके अंदर हमने क्रैमर रूल की मदद से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका सीखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और ये टेक्निक है सॉल्विंग हमने करनी है मैट्रिक्स मेथड के ज़रिए। मतलब हमने मैट्रिसेस के ज़रिए जो है मैट्रिक्स मेथड अब डिफरेंट होता है, क्रैमर रूल बिल्कुल डिफरेंट था। जब आ जाए सवाल यूज़ मैट्रिसेस टू सॉल्व, तो उसमें आप लोगों ने ये मेथड करना है जो आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू -1, 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 4 एंड y माइनस जेड इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है, जैसे कल हमने बनाई थी। जैसे कि आप सारे देख रहे हैं, x का कोफिशिएंट 1 है और y का -2 है, z का 1 है, यहाँ से x का 3 है, y का 1 है, ये -2, यहाँ x नहीं है तो इसकी जगह 0, y का 1 और z का -1। ये एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपने बना ली। अब वहाँ क्या होता था, क्रैमर रूल में 3 मज़ीद आप मैट्रिसेस बनाते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं करना। यहाँ पर जो दूसरी मैट्रिक्स बनेगी वो वेरिएबल्स की मैट्रिक्स बनेगी और ऑर्डर में आप वेरिएबल लिखेंगे कॉलम वाइज, जो कि वेरिएबल इक्वेशन के अंदर मौजूद हैं। मतलब इक्वेशन में एक वेरिएबल x है, दूसरा y है और तीसरा z है, तो इन्हीं को आप तरतीब में लिखेंगे। याद रहे, जो पहले वेरिएबल आ रहा होगा वो टॉप रो में लिखा जाएगा, जो दूसरे नंबर पर वेरिएबल आ रहा होगा उसे आप सेकंड रो में लिखेंगे और जो तीसरे नंबर पर वेरिएबल आ रहा होगा उसे थर्ड रो में लिखा जाएगा। उसके बाद चूँकि इक्वालिटी है तो आप भी इक्वालिटी लगाएंगे और फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स बनाएंगे इक्वालिटी के बाद वाली एंट्री से। जैसे कि यहाँ पर इक्वालिटी के बाद वाली एंट्रीज है -1, 4 और 1, इनकी एक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो कुछ इस अंदाज में आपने 3 मैट्रिसेस इस तरीके से बना लेनी है। ये है आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये है आपकी अननोन वेरिएबल्स की मैट्रिक्स और ये है इक्वालिटी के बाद वाली एंट्रीज की मैट्रिक्स। अब आपने इनको नाम दे देना है। ये जो मैट्रिक्स है इसको आपने ए नाम दे देना है, ठीक है जी। ये जो अननोन मैट्रिक्स है जिसको बेसिकली हमने फाइंड करना है, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं ना। कल बताया था सॉल्व करने का मतलब होता है जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ये अननोन मैट्रिक्स जो है इसको x कह देंगे और ये जो इक्वालिटी के बाद वाली मैट्रिक्स है इसको b कहेंगे। अब चूंकि x फाइंड करनी है, x को इधर ही रखा और a उठा के उधर ले गए, तो उधर जाकर a इन्वर्स हो गया। याद रखिएगा, a चूँकि लेफ़्ट से उठ रहा है तो वहाँ भी जाकर लेफ़्ट में ही जाएगा। अगर a यहाँ पे राइट पर होता तो वहाँ जाकर भी राइट पर ही जाता, मतलब b a इन्वर्स हो जाता। लेकिन अब देख रहे हैं आप लोग कि a चूँकि लेफ़्ट पर था तो वहाँ पर जब गया और a इन्वर्स बना तो वो लेफ़्ट पर ही आया। बहरहाल अब x फाइंड करने के लिए आपको a इन्वर्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर आपने a इन्वर्स की वैल्यू निकाल ली, आप यहाँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर a इन्वर्स की वैल्यू पुट करके b के साथ मल्टीप्लाई करके x की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमारा अगला काम यही होगा कि हमने किसी तरीके से a इन्वर्स जो है उसे फाइंड आउट करना है। अब a इन्वर्स को का जो फार्मूला होता है, जो आपने प्री क्लास 9th में पढ़ा है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का मॉड। a इन्वर्स को फाइंड करने के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ a चाहिए और a का मॉड चाहिए। तो चलिए सबसे पहले a का मॉड निकाल लेते हैं। a का मॉड निकालने का वही तरीका है जो हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ कर आए हैं। इसका मॉड लिखेंगे और इसे एक्सपेंड करके डायरेक्ट रिज़ल्ट निकालेंगे और रिज़ल्ट हमारे पास -2 आए। अब मैंने यहाँ पे इसे एक्सपेंड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हम पिछली एक्सरसाइज में बहुत अच्छे अंदाज में ये सीख चुके हैं कि हमने एक्सपेंशंस कैसे करनी है। तो आपने वो एक्सपेंशन पूरी करनी है और यहाँ पे रिज़ल्ट इसी तरीके से आपका -2 आ जाएगा। करेक्ट। ए मॉड अगर आपको यहाँ पे 0 आ जाता ना, जैसे ये यहाँ पर -2 आया है, अगर आपका ए मॉड 0 आ जाता तो फिर इस सिस्टम का सोल्यूशन पॉसिबल ना होता। तो याद रखिएगा, अगर ए मॉड 0 आ जाए तो इसी स्टेप पे आपने क्वेश्चन रोक देना है और कहना है कि सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर ए मॉड 0 ना आए तो फिर आप आगे प्रोसीड फॉरवर्ड करेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है जी। अब ए इन्वर्स में 2 चीज़ें चाहिए थी, ए मॉड चाहिए था और एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब नेक्स्ट कहानी हमने क्या करनी है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालनी है। मसला ये है कि आपने 9th में जो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला था वो था 2 by 2 मैट्रिसेस का,
और वो बड़ा आसान होता था। वो आप सबको याद है ना 2x2 मैट्रिक्स का। मैं यहाँ पे अगर जी 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट तो आपको याद है, मतलब उसमें दो की जगह चेंज करते थे और दो का साइन चेंज करते थे। मेन डायगोनल की एंट्रीज का की जगह चेंज होती थी और सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज का साइन चेंज होता था। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर बेसिकली आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है, ये देखें ना, इसका आपने एडजॉइंट निकालना है। तो 3x3 या इससे हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर हों तो उनका एडजॉइंट इतना आसानी से नहीं निकलता, वो निकलता है कोफैक्टर मेथड से। तो ये मैंने लिखा कोफैक्टर्स ऑफ ए। सबसे पहले आपने क्या करना है इस मेथड में, आपके पास ये जो मैट्रिक्स है इसके आपने कोफैक्टर्स 9 सपोज करने, क्योंकि इसकी 9 एंट्रीज हैं, 9 कोफैक्टर बनेंगे। पहले कोफैक्टर को A11, दूसरे को A12, तीसरे को A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32 और A33, जो भी उनका रो और कॉलम वाइज ऑर्डर है उसके लिहाज से आपने कोफैक्टर लिख लेने हैं। अब कोफैक्टर निकालने कैसे हैं, ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था कि मिसाल के तौर पे मैं A11 निकालना चाहता हूँ। ये A11 ये पहला कोफैक्टर है ना, तो ये कॉरेस्पॉन्ड करेगा इस एंट्री 1 को, ये जो एंट्री मेरी पड़ी है, ठीक है। तो 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको छोड़ देंगे, बाकी एंट्रीज का माइनर डिटरमिनेंट लिख देंगे। और याद रहे चूँकि A11 पहले नंबर पर है तो इसके साथ प्लस लगेगा। ये मैं आपको अभी से समझा दूं, जब आप कोफैक्टर निकालेंगे पहली एंट्री पहले कोफैक्टर के साथ प्लस लगेगा बाहर, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ प्लस, चौथे के साथ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जब बाहर से मैं अभी साइन दिखा रहा हूँ ना, ये देखो ना प्लस लगा हुआ है, अगले के साथ माइनस लगा हुआ है। मैं ये पहले ही इसको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके अगले साथ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी। तो ये तरतीब आपको पता होनी चाहिए। स्टार्ट प्लस से करते हैं और अल्टरनेशन में माइनस प्लस इस तरह आगे करते चले जाते हैं। दूसरी बात कि जब कोफैक्टर हम निकालते हैं, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा है, जैसे ये A11 निकाला, ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा था 1 को, तो 1 बाहर नहीं लिखेंगे। जस्ट ये जगह बताने के लिए कि A11 की जगह क्या बन रही है, इसके लिहाज से बस 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको छोड़ेंगे और माइनर डिटर्मिनेंट लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा, और फिर उसको ऑपरेट करके आंसर निकालेंगे। सिमिलरली ये 1 2 निकालेंगे, ठीक है जी, बाहर माइनस लगाएंगे लेकिन -2 एंट्री नहीं लिखेंगे, ये जो पड़ी हुई है, ये जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको छोड़ेंगे और बाकी एज इट इज़ लिखेंगे। फिर A13 निकालेंगे, A13 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 1, ठीक है जी, ये रो गई, ये कॉलम गया, 3 1 0 1, ये आ गया, ठीक है जी। फिर A21 निकालेंगे, A21 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 3 जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको निकालेंगे और -2 1 1 -1, ठीक है जी। सिमिलरली आपने तमाम कोफैक्टर निकाल लेने हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ गए होंगे कि कैसे निकालने। अब जैसे ही आपने कोफैक्टर निकाले, तो ये जो आपने कोफैक्टर्स ऑफ ए की मैट्रिक्स सपोज की थी, अब चूंकि ये सारे निकल आए हैं ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33, इन सब की वैल्यूज यहाँ पे लगा लें। मतलब A11 की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ये देखें मैंने लगाई। A12 की जगह क्या आएगा 3, ये लगा पड़ा है। A13 की जगह क्या आएगा 3, ये देख लें आप लोग। A21 A22 और A23 की जगह जो है तो -1 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है जी। A31 की जगह क्या आएगा 3, ये आ गया। A32 की जगह क्या आएगा 5, ये आ गया। और A33 की जगह क्या आएगा 7, ये आ गया, ठीक है जी। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए आपने फाइंड कर लिए। हमारा हदफ था एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी। अब जैसे ही कोफैक्टर्स ऑफ ए आपके पास आए, आपने लिखना है, एक फार्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है इसी कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है। तो आपने इसी मैट्रिक्स का ये जो कोफैक्टर ऑफ ए निकाला है, इसी का ट्रांसपोज ले लेना है। मतलब पहली रो जो थी ये 133, इसका पहला कॉलम बना लेना है। दूसरी रो जो थी -1 -1 -1, इसका दूसरा कॉलम, और तीसरी रो का तीसरा कॉलम। तो ये अब आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। 3/3 का डायरेक्ट एडजॉइंट नहीं निकलता। 3/3 का एडजॉइंट कैसे निकलता है? कोफैक्टर मेथड से। सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ ए के आप सपोज करेंगे, फिर उन 9 के 9 कोफैक्टर्स को निकालेंगे, और निकालने के बाद उनकी वैल्यू पुट करेंगे, और फिर उनका ट्रांसपोज लेंगे, तो वो आपका एडजॉइंट ऑफ ए होगा, ठीक है जी। तो जब एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया, तो अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे जो हमने लिखा था ऊपर। क्या होता है ए इनवर्स? 1/a mod इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी। तो 1/a mod की वैल्यू हमने -2 निकाली थी, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या था 133 -1 -1 -1 और 357। अब यहाँ पर एक गलती बहुत से बच्चे करते हैं कि डायरेक्ट
ये जो बाहर पड़ा होती है ना एंट्री, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये जो बाहर एंट्री पड़ी हुई है ना, जैसे -1/2, इसे अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि क्या करना है, ए इनवर्स की जब आपने वैल्यू फाइंड कर ली इस अंदाज में, इसको पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमें इक्वेशन 1 में यहाँ पर यहाँ पर हमें जो है तो ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो आपने पहले यहाँ पर x = ए इनवर्स की जो भी वैल्यू पुट कर देनी है और b वाली वैल्यू पुट कर देनी है, पहले यहाँ पर इसे पुट करना है। ठीक है, अभी ये जो -1/2 पड़े इसे अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, इस पूरी चीज़ को इनवर्स को वहाँ पुट कर देना है। कर दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है। ये देखो 1 × -1 -1 -1 × 4 -4 3 × 1 3, मल्टीप्लाई करना तो आता है। 3 × -1 -3 -1 × 4 -4 5 × 1 5। ठीक है, 3 × -1 -3 -1 × 4 -4 और 7 × 1 7। अच्छा, बहुत से बच्चे समझ रहे होंगे कि सर ये कैसे ऑपरेशन हो रहे हैं। इसकी बेसिक वजह ये होगी कि उन लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं लिए होंगे। तो बेटा जो चीज़ें यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आपको समझ तो आ रही होगी, तो इसका मतलब ये होता है कि पिछले एक्सरसाइज में हमने बड़ी तफसील के साथ मुफस्सिल उन्होंने की है। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं लिए तो आप इसी चैनल पे जाके वहाँ पर बाकायदा थंबनेल्स बने हुए हैं, आपको समझ आ जाएगी कौन सा लेक्चर आपका मिस है। तो वहाँ से पहले जो बेसिक बुनियादी रूल्स हैं मैट्रिसेस के, वो आप सीख लें ताकि आपके लिए फिर मसले ना हों। बहरहाल ये जो है तो हमने यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई किया। पहले का आंसर -2 आया, दूसरे का -2 आया और तीसरे का 0 आ गया। अब ये जो -1/2 बाहर पड़ा था, इसको अंदर हमने क्या कर लेना, मल्टीप्लाई। तो ये -2/-2 हो गया, ये भी -2/-2 हो गया और यहाँ पे 0/-2 हो गया। तो कट कटा के 1 1 0 आ गया। अब करस्पॉन्डेंस में जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो वापस भी, अब x क्या था, XYZ था ना ये, देखो। ठीक है, तो करस्पॉन्डेंस में जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो पहले वाला एंट्री पहले वाले की इक्वल होगी, दूसरे वाली एंट्री दूसरे वाले की इक्वल होगी और थर्ड वाली एंट्री थर्ड वाली के बराबर होगी। तो x 1 होगा, y भी 1 होगा और z जो होगा वो क्या होगा, 0। अब आप पेपर में बैठे हैं, सवाल यहाँ पर आकर हल हो गया और आपने चेक करना है कि आपने आया सवाल दुरुस्त किया है या गलत। तो यही जो आपने x, y और z की वैल्यूज़ निकाली हैं, ये जाकर जो आपको गिवन इक्वेशन थी उसमें किसी एक में पुट कर दे। चलो मैं इसमें पुट कर देता हूँ। x 1 था ना, 1 और -2 × y भी 1 था तो -2 हो जाएगा ना, 1 -2 -1 और प्लस z 0 था, तो टोटल आंसर -1 नहीं आ रहा। तो आपने ठीक किया है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखें 3 × 1 3 + 1 4 और -2 × 0 0, तो 4 = 4 आ रहा है। समझ रहे हो ना सारे। और y की जगह 1 और z की जगह 0 लगाएं तो 1 - 0 1। ठीक है, तो आपने जो एंड पे आंसर निकालने हैं वो आंसर सेटिस्फाई करने चाहिए आपकी इक्वेशंस को। अगर वो आंसर सेटिस्फाई नहीं करते आपकी गिवन इक्वेशंस को, इसका कतई तौर पे मतलब ये होगा कि आपने जो सवाल किया है वो आपने रॉन्ग किया है, वो गलत किया है, कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ की है, तो फिर उसको आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये जो है तो टेक्निक है, इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं और यूज़ मैट्रिसेस भी कहते हैं, ये दोनों इसके लिए नाम हैं। तो आपने इस टेक्निक को यूज़ करके इसके बके जो दो पार्ट्स हैं वो आपने करने हैं, क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। 99% जो लॉन्ग आता है मैट्रिसेस का वो इन्हीं दो मेथड में से आता है। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्रैमर रूल को अच्छे से डिस्कस किया था। उसमें क्या किया था, हमने 4 मैट्रिसेस बनाई थी, उन चारों को डिटर्मिनेंट लिए थे और x = ax का मॉड ओवर a का मॉड, y = ay का मॉड ओवर a का मॉड और z = az का मॉड ओवर a का मॉड। ठीक है, ये वो और टेक्निक थी। आज की टेक्निक क्या थी, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले 3 मैट्रिसेस बनानी है, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसे कहते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स और इसे कहते हैं इक्वालिटी के बाद वाली मैट्रिक्स। हमने चूंकि वेरिएबल मैट्रिक्स x, y, z फाइंड करनी है तो a को उठा के उधर a इनवर्स बना देंगे। अब a इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a मॉड, तो a मॉड पहले निकालना है। अगर वो 0 आ गया तो आपने कहना सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, और अगर 0 ना आया तो फिर सोल्यूशन पॉसिबल है। और फिर हमने एडजॉइंट ऑफ a डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, कोफैक्टर्स लिखने हैं, हर एक कोफैक्टर निकालना है। 9 कोफैक्टर निकलेंगे, उनको यहाँ पर पुट कर देना है इसके अंदर और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेना है। जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए होगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए जब आपके पास आ गया तो ए इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे 1 ओवर a मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए,
और यहाँ पर ये जो बाहर वाली एंट्री इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इससे कबल आपको 1 में से पुट करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो रिज़ल्ट आएगा उसके साथ ये बाहर वाली एंट्री मल्टीप्लाई होगी और कोरस्पॉन्डिंग्स में पहली एंट्री पहले के बराबर, दूसरी एंट्री दूसरे के और तीसरी एंट्री तीसरे के बराबर हो जाएगी। ये टेक्निक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सो आई होप सो कि दोनों मेथड्स में आपको फ़र्क समझ आ गया होगा और पेपर में ख़ास इस बात का ख्याल रखना है कि आया हमने क्रैमर रूल से चीज़ को सॉल्व करना है या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने चीज़ को सॉल्व करना है। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ टेक्निक्स के साथ इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।